ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 MCQs किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के क्वेश्चंस रहेंगे और कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, चलो तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड अ सेकेंड पॉइंट चार्ज प्लस 9Q इज प्लेस्ड एट D, 0,0 इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको पहले ध्यान से समझो। देखो इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या, पहले तो मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहले क्या ड्रॉ कर लिया, कोऑर्डिनेट। यहां पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0,0, जहां पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और D, 0,0 पे चार्ज क्या है प्लस 9Q। कौन सा चार्ज है, प्लस 9Q। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे वैनिश करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश का मतलब क्या होता है जानते हो, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं कि यहां से इस पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, इस पॉइंट पर। अच्छा, जिस पॉइंट पर मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अगर यहां से x होगा तो ये देखो पूरा d है, ये पूरा क्या है, d है। तो अगर ये पूरा d है और ये x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, d माइनस एक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, है ना। अगर मैं यहां से x डिस्टेंस मानता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो आपको एक बात समझना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां पर अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं, प्लस क्यू नॉट, है ना। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वहां पर अपनी मर्जी से प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दोगे। क्या रख दोगे, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन यहां पर देखो करना क्या है, यहां पर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको जीरो दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिखाना है, जीरो। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस चार्ज की वजह से किधर हो जाएगा, इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो, यानी कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक बात बताओ, किसी चार्ज की वजह से, किसी क्यू चार्ज की वजह से, किसी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे। तो अगर मैं क्यू चार्ज के लिए बोलूं तो कितना हो जाएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर, KQ बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू 9Q, है ना, ये वाला चार्ज 9Q है, अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इसको अगर मैं राइट में लेके आऊं, सॉरी लेफ्ट में लेके आऊं, तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो जाएगा गाइज, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 9। अब रूट 9 कितना होता है, 3, रूट 9 कितना हो जाएगा, 3, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, यानी D बराबर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, यानी x क्या आ जाएगा, D बाई 4। x कितना निकला, D बाई 4। अगर मैं अपने आंसर में चेक करूं, अपने आंसर में चेक करूं तो देखो D बाई 4, 0,0 यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, YZ, हमारे क्वेश्चन में ना YZ 0 था, सिर्फ क्या था, x की वैल्यू थी। समझ पा रहे हो, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, D बाई 4, यानी कि इस x एक्सिस पे D बराबर x इज इक्वल टू D बाई 4 डिस्टेंस, x बराबर D बाई 4 डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझे, x इज इक्वल टू D बाई 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। चलो, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट R अपार्ट इज F। मतलब दो चार्जेस है, दो Q1 और Q2 दो चार्जेस है, उसके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, F। कहां पे रखे हुए, वैक्यूम में। अच्छा, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 5 एट R बाई 5 सेंटीमीटर। तो एक बात समझेंगे, एक बात यहां पे समझेंगे बेटा कि कोई भी, जैसे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मैंने कहा कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। दो चार्जेस है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो अगर ये फ्री स्पेस में रखे हैं, कहां पे रखे हुए, अगर मैं बोलूं इनको कि अगर कहां पे रखे हुए, ये फ्री स्पेस में, कहां पे रखे हुए, फ्री स्पेस में, तो इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। आपको पता है ये बात, बोलो हाँ है ना। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर।
यहां पर ये जो सिस्टम रखा हुआ है, ये चार्जेस कहां पे रखे हुए गाइस? वैक्यूम में। कहां पे रखा हुआ है? वैक्यूम में। क्लियर है? अब मुझे बात करना है, मुझे कहां पे बात करना है कि मीडियम k इक्वल्स टू 5, यानी k क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 के लिए मुझे बताना क्या है? फोर्स। क्या बताना है? फोर्स। क्या बताना है? फोर्स। मेरी बात समझे? और कितना डिस्टेंस होना चाहिए? r/5 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r/5। और शुरू में जो फोर्स है वो कितना है? f है। शुरू में फोर्स कितना है? f है। अब सुनो, मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? f मीडियम। तो बच्चों यहाँ पे f मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? r/5। देख पा रहे हो? r/5। इसका होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है, तुमको पहले मैं क्लियर कर देता हूं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई f मीडियम ये होता है f एयर अपॉन में k। मेरी बात समझे? f मीडियम होता है f एयर अपॉन में k, यानी मीडियम में फोर्स इज इक्वल्स टू एयर में फोर्स अपॉन में k होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? f मीडियम क्या होता है? f एयर बाई k। तो बस यहाँ पे अब वैल्यूज रखना है। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज महसूस करो, q1 q2 मैं ना 1/k को साइड कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। यहाँ पर ये 5 ऊपर जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, नीचे हो गया k, और यहाँ पे हो जाएगा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 25/k, यहाँ पर 25 रहने दो, और q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या है? यहाँ पे f है। देख पा रहे हो? q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या है? f है। तो यहाँ पर q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की जगह f कर दो, और k कितना है क्वेश्चन में बताएंगे? 5 है। k कितना है? 5। इसको सॉल्व करोगे तो 5f आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? क्या आंसर आ जाएगा? 5 इंटू f, 5f। क्लियर है? बोलो कैसे मैंने सॉल्व किया इसको? इसको मैंने कैसे सॉल्व किया? बस एक तरीका मुझे पता है। क्या पता है? कि एयर में फोर्स यानी कि वैक्यूम में फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। और मीडियम में क्या हो जाता है? मीडियम में ना एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने k एप्सिलॉन नॉट यूज कर लिया, बस ये चीज। और डिस्टेंस क्या है? r/5 है। डिस्टेंस क्या है? r/5। क्लियर है कि नहीं? देख लो डिस्टेंस कितना है? r/5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5f इज द करेक्ट आंसर। ये मेंस में पूछा हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई a एंड b आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बात यह है कि दो यहां पर कंडक्टिंग स्फीयर है। दो क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। एक बात को समझो, एक बात को यहां समझोगे, दो कंडक्टिंग स्फीयर है। कितने स्फीयर है? दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है? दो क्या कंडक्टिंग स्फीयर है? एक का रेडियाई a है और एक का रेडियाई क्या है? b है। अब दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंडक्टिंग वायर से। एक बात समझना, अगर हमने दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है तो क्या होगा जानते हो? दोनों में चार्ज का फ्लो होगा। क्या होगा? चार्ज का फ्लो। और चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मेरी बात समझे कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर मेरा ये कहना है कि कोई भी दो बॉडीज है ना, जिसका रेडियाई a और b है, अगर मैंने इनको वायर से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल v1 बराबर कर दोगे v2। पोटेंशियल v1 बराबर क्या कर दोगे? v2। मेरी बात समझ रहे हो? पोटेंशियल v1 बराबर कर दोगे v2। और किसी स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? बताओ, किसी स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? v1 हो जाएगा k q1 बाई r1। कितना हो जाएगा? k q1 बाई r1, और r1 की जगह a कर दो। और v2 कितना हो जाएगा? k q2 बाई r2, यानी कि क्या हो जाएगा? b। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे बस, तो k q1 अपॉन में a इज इक्वल टू k q2 अपॉन में b। तो यहां से k कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो q1 बाई q2 कितना आ जाएगा? a अपॉन में b। दिख रहा है आप सबको? q1 बाई q2 क्या हो जाएगा? a अपॉन में b। दिस इज द आंसर, ठीक है? q1 बाई q2 क्या हो जाएगा? a बाई b। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? a बाई b। ऑप्शन नंबर सी, a बाई b। मैंने किया क्या यहाँ पे? बस मैंने बोला कि भाई दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। दो क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका रेडियाई a एंड b था। मैंने बस उनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ा। किससे जोड़ा? कंडक्टिंग वायर से जोड़ा। तो मैंने जब इनको वायर से जोड़ दिया तो उस दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। मेरी बात समझे? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो k q1 बाई a कर दिया और k q2 बाई b कर दिया, तो q1 बाई q2 कितना आ गया? a बाई b। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है टू आइसोलेटेड मेटालिक
solid sphere of radii r and 2r are charged such that both have same charge density. अब एक बात समझेंगे, यहां पर दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका क्या मतलब है भाई, यहां पर सिग्मा है, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, मेरी बात समझे। तो यहां पर दो मेटालिक स्फीयर है, कितने स्फीयर है, दो मेटालिक स्फीयर है, लेकिन बात यहां पर यह है ना कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन दोनों पे चार्ज अलग अलग होंगे, दोनों पे चार्ज अलग अलग होंगे, मेरी बात समझ रहे हो, दोनों पे गाइस चार्ज क्या हो जाएंगे, अलग अलग। मान लो इस पे Q1 है और इस पे Q2, तो सबसे पहला काम ये है देखना कि दोनों पे चार्ज कितना है, दोनों पे चार्ज कितना है। तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, Q बाई एरिया। अच्छा, एक का रेडियाई कितना है बेटा, R है, और दूसरे का कितना है, 2R। एक का रेडियाई कितना है, R, और दूसरे का क्या है, 2R है, R और 2R। तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, Q1 बाई एरिया 4 पाई R स्क्वायर, और यानी Q1 कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, ये हो जाएगा Q1। बेटा Q2 कितना होगा बताएंगे, तो सर सिग्मा ही होगा सेम, सिग्मा ही होगा सेम, कितना हो जाएगा बताएंगे, तो सिग्मा हो जाएगा कितना, Q2 बाई 4 पाई 2R का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा सिग्मा बराबर Q2 बाई 4 पाई 2R का होल स्क्वायर। तो Q2 कितना हो जाएगा बताएंगे, बताओ, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा। ये Q1 एंड Q2 मिला, ये Q1 एंड Q2 मिला। अब ये शुरू वाले, ये पहले दो स्टेटमेंट की बात हो रही है कि दो आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियाई R और 2R था, इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो चार्ज मैंने निकाल दिया Q1 एंड Q2। अब अगली बात यह है कि दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, अभी पिछला सवाल डिस्कस किया था, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब मैं यहाँ पे चार्ज, अच्छा देखो मैं वापस से बना देता हूँ, मैंने कहा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं V1 बराबर V2, V1 बराबर V2 लिख सकता हूँ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। अब V1 बराबर V2 लिखेंगे तो V1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड Q2 बाई यहाँ पे Q1 डैश एंड Q2 डैश कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। हो जाएगा कि नहीं भाई, कोई भी अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर तुम वायर से जोड़ते हो तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो मैंने दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और R कट गया, तो Q2 डैश मिलेगा 2 टाइम्स Q1 डैश, मेरी बात समझे, Q2 डैश क्या मिलेगा, 2 टाइम्स Q1 डैश, Q2 डैश क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Q1 डैश। क्लियर है, देख रहे हो, Q2 डैश कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स Q1 डैश, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो Q2 डैश कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स Q1 डैश। अच्छा, उसके बाद की बात क्या होगी, यहां पर मैंने कर दिया कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो Q2 डैश क्या गया, Q1 डैश, है ना। अच्छा, तुम एक बात जानते हो, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, बताओ चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये है कि भाई चार्ज को ना तो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो आई कैन राइट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मेरी बात समझे, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्लियर है कि नहीं बात, बोलो। तो यहां पर Q1 प्लस Q2, यहां पर जो Q1 प्लस Q2 है, शुरू में देखो Q1 कितना था, Q1 कितना था 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, और Q2 कितना है 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा प्लस 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा बराबर Q1, यहां पर Q2 डैश बराबर कितना है, 2Q1 डैश, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3Q1 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा बराबर 3Q1 डैश, समझ रहे हो। तो Q1 डैश बेटा कितना आ जाएगा, Q1 डैश कितना आ जाएगा, 20/3 पाई R स्क्वायर सिग्मा। और जब Q1 डैश मिला तो तुम यहाँ पे Q2 डैश नहीं निकाल सकते क्या, डबल हो जाएगा। देखो Q2 डैश कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी कि 40/3 पाई R स्क्वायर सिग्मा। ये Q1 डैश और Q2 डैश आया, देख रहे हो। अब इनका क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश, बोला है ना। तो मान लो कि जो
कौन सा बॉडी है, बिगर बॉडी है, यानी कि 2r रेडियस का बॉडी है, अगर उस पर नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, सिग्मा डैश, क्या हो रहा है, सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश क्या लिखोगे बताओ, सिग्मा डैश क्या लिखोगे, अगर मैं यहां पे लिखूंगा सिग्मा डैश, है ना, सिग्मा डैश बटेगे सिग्मा, है ना, तो सिग्मा डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2, कितना हो जाएगा Q2 डैश अपॉन में Q2, मेरी बात समझे, Q2 डैश कितना है, Q2 डैश कितना है बताओ, हमने ये निकाला है ना 40/3, 40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और Q2 कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में Q2 कितना है, Q2 कितना है 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, कितना है 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 40/3 इंटू 16, इसको सॉल्व करो, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, तो 5/6, है ना, यानी कि 5/6 इसका आंसर आ जाएगा, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 5/6, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, एक बार आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 5/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी, है ना, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ एफ। बात यहां पर ये कि दो क्या है बेटा, स्फीयर है, दो क्या है स्फीयर है, और वो भी इनका शेप कैसा आइडेंटिकल है, क्या होगे, और उसको इसके साथ टच कराओगे, क्या करोगे टच कराओगे, तो टच कराने से क्या होगा समझो, ये जो है ना ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय फिर उसको टच करा के रख देता हूँ, तो उनमें चार्ज क्या कि ये है, ये बी है ना, सी बॉडी है, तो इनमें चार्ज इक्वली क्या हो जाएगा ट्रांसफर, तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बताएंगे, तो इस पे और इस पे, यानी कि ये है ए बॉडी, इस पे हो जाएगा क्यू, तो इस सी को कनेक्ट करोगे किसके साथ, बी के साथ, यही तो सवाल में बोला है, इसी को कनेक्ट करोगे किसके साथ, बी के साथ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बी के साथ कनेक्ट करो, अब वापिस देखो, अब ये वापिस से क्या कनेक्ट हुए, अब इनमें वापिस से इक्वली चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या होगा इक्वली चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, अब इक्वली चार्ज ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें अगर मैं इक्वली चार्ज ट्रांसफर करूंगा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Q/2 प्लस Q/2, और इसमें कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2/2, बोलो हाँ है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा 3Q/4, और बेटा इसमें कितना हो जाएगा 3Q/4, ये आया, देखो ना लास्ट में यही बोला है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ A, पहले A के साथ प्लेस किया और उसके बाद रिमूव कर दिया, एंड देन इन कांटेक्ट विथ B एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर A एंड B, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर C विल बी, मेरी बात समझे कि नहीं, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्फीयर C विल बी, अब ध्यान से समझेंगे, अब भाई यहां पर बात यह है कि दोनों पे क्या है, इस पे चार्ज क्यों था, इस पे चार्ज क्यों था, दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा था,
बाद में क्या हो गया, बाद में क्या हो गया बताएंगे, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ बताओ, सी वाला इससे कनेक्ट किया तो कितना हो गया चार्ज, क्यू बाई टू, और फिर बाद में क्या हो गया, क्यू बाई टू वाला बी वाले से कनेक्ट हुआ तो 3 क्यू बाई 4 हो गया। तो अब वापिस से जो सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा ऐसा। कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे था शुरू में Q/2, मतलब ए वाले पर Q/2 है और बी वाले पे कितना हो जाएगा 3Q/4, बी वाले पे कितना हो जाएगा 3Q/4, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बी वाले पे कितना हो जाएगा 3Q/4, ये ए था और ये क्या है बी है, मेरी बात समझे। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, नया न्यू फोर्स बताएंगे, न्यू फोर्स बताओ एफ डैश, न्यू फोर्स कितना लगेगा, एफ डैश कितना होगा बताओ 1/4πε0, Q1 कितना हो जाएगा Q/2, Q2 कितना हो जाएगा 3Q/4 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है होगा 1/4πε0 Q/2 3Q/4 R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3Q² अपॉन 4πε0 8R², मेरी बात समझ रहे हो। अब तुम ऊपर कितना लिखो, इसको देखो जरा, ऊपर में कितना है F लिखो सिर्फ, तो F बराबर कितना होगा 1/4πε0 Q²/R², ठीक है ये F है। तो तुम्हें क्या लगता है यहां पर Q²/4πε0 R² तुम क्या लिख सकते हो 3F/8, कितना लिख सकते हो 3F/8, दिख रहा है आपको, कितना लिख सकते हो 3F/8। ये जो मैंने फोर्स निकाला, ये जो मैंने आपके सामने फोर्स निकाला 3F/8, ये कितना है, ये कितना है 3F/8, ये ए और बी के बीच में फोर्स है, ए और बी के बीच में फोर्स है ना। ये मैंने जो निकाला फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर बताना है सी पे फोर्स बताना है दोनों की वजह से। अब मैंने आपको ए और बी के बीच में बताया था, ठीक है। अब देखो यहां पर जब मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो मान लो ये ए है और ये बी है ना, आपको पता है दिस इज ए एंड बी, ये ए है और ये बी है। अच्छा ए पर चार्ज कितना था 3Q/4, ए पर चार्ज कितना है 3Q/4, ये तो निकाला था ना, और बी पे कितना है बी पे कितना है ओके सॉरी, ए पर हमारा Q/2 है, ए पर Q/2 है, ए पर कितना है Q/2, ठीक है कोई बात नहीं, ए पर Q/2 है और बी पर कितना है 3Q/4। अच्छा और जो बीच में रखा हुआ है बीच वाले स्फीयर की मैं बात करूं, इस पे कितना चार्ज है, बीच वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है कितना है बताओ, तो ये है 3Q/4, अगेन 3Q/4, यही तो है ना। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R/2, मेरी बात समझे। तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो सी पर फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन सी कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन सी बताएंगे तो 1/4πε0 कितना हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूं, किसके बीच की बात करूं बेटा, इन दोनों के बीच की बात करता हूं ना, चलो मैंने बात कर ली ये 3Q/4 तो 1/4πε0 Q1 Q2 कितना हो जाएगा 9Q²/16 और R/2 का होल स्क्वायर, ये बात सही है, माइनस 1/4πε0 कितना हो जाएगा 3Q/4 3Q/2 यानी कि 3Q²/8 है ना, R/2 का होल स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो, दिख रहा है आपको, बोलो। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन ले लेंगे, ये पहले तो इसको सॉल्व करो, 4 ऊपर लेके जाओ, Q² अपॉन 4πε0 R² को सीधा मैंने बाहर ले लिया, 4 ऊपर जाएगा 9 4 जा 36 अपॉन में 16, आप देख सकते हो, ये 2 2 जा 4 ऊपर गया तो 12/8, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो कितना हो जाएगा Q² अपॉन 4πε0 R², ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 16, तो ये 36 हो जाएगा क्योंकि 16 1 जा 16 माइनस 8 2 जा 16 तो 24, ये कितना हो जाएगा
36 माइनस 24 कितना 12/16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एफ होता है, तो 3f/4 ये हमारा फोर्स ऑन सी आया। ठीक है, ये फोर्स ऑन सी आया, आप देख सकते हो, यानी कि सी पर मतलब कि जो चार्ज सी है उस पर जो नेट फोर्स आएगा कितना जाएगा 3f/4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3f/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल में क्या बोला है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड है, मतलब एक इनफाइनाइट यानी कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग क्या है बेटा थ्रेड है, इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है जिस पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा है। तो एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखो बात ऐसा है कि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इस थ्रेड के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इस थ्रेड के चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा है तो रेडियस आर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मेरी बात समझे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। सवाल में एग्जैक्टली पूछा क्या है, वो ये बोला है कि द ग्राफ दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। काइनेटिक एनर्जी का आर के साथ रिलेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का आर के साथ रिलेशन क्या होगा। पहले तो एक बात समझो, एक काम की बात समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। बताओ सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी अकेले नहीं आता, हमेशा पेयर में आता है। किसमें आता है, पेयर में आता है। तो सबसे पहली बात यहां पर तुम्हें यह लिखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r, mv²/r, बोलो हाँ है ना, mv²/r। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ही होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरी बात समझे, आर से आर कट गया तो mv² कितना हो जाएगा, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये mv² मिला। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गाइस, हाफ mv²। बोलो हाँ ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv²। तो mv² रख दोगे यहाँ पे तो ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अब मुझे देख के बताओ इस इक्वेशन में क्या तुम्हें कहीं आर का टर्म दिख रहा है, बताओ कहीं पे भी आर का टर्म दिख रहा है गाइस, कहीं पे भी आर का टर्म दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड कर रहा है क्या, आंसर इज नो। काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड कर रहा है, आंसर इज नो। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड करता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है ना। काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड करता ही नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझेंगे। एक चार्ज क्यूब है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्यूब। सवाल में बोला है कि एक सरफेस है, क्यूब का एक सरफेस ले लो, एक फेस ले लो, उसके सेंटर में क्यू चार्ज है, सेंटर में क्या है, क्यू चार्ज है ना। अगर मैं कहूं मैंने एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस है, इस सरफेस के सेंटर में क्या है, वन ऑफ द सेंटर में क्या है, क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज इसके सरफेस पे, क्यू चार्ज क्या है, इसके सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज, है ना, फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा उस क्यूब से। मेरी बात समझे, फ्लक्स कितना लिंक होगा उस क्यूब से। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो क्यूब है, यहाँ पर जो एक फेस है, इस फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे क्या है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, फेस के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो एक बात समझेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना है, फ्लक्स। आपको पता है फ्लक्स निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा गॉस के पास। किसके पास जाना पड़ेगा, गॉस के पास। किसके पास जाना पड़ेगा, गॉस के पास, गॉस लॉ के पास। तो गॉस लॉ ये कहता है ना कि कोई भी अगर क्यू चार्ज सरफेस पे है, मतलब यहां पर
कोई भी अगर चार्ज है, मुझे इसकी वजह से फ्लक्स बताना है, तो मुझे उसको इनक्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनक्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनक्लोज। क्या करना पड़ेगा? इनक्लोज। तो इनक्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक और सरफेस बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी तरीके से ढक पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक और सिमेट्रिकल सरफेस रखना पड़ेगा। तो नीचे का जो सरफेस है उसके ऊपर भी एक सेम सरफेस रख दोगे तो क्या हो जाएगा? इनक्लोज हो जाएगा। तो कितना सरफेस? एक और दो, तो टोटल फ्लक्स कितना? दो लोग है ना, एक ये, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ जाएगा। फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर नंबर ये सही हो जाएगा, सी। समझ गए? फ्लक्स कितना है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ गए? फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब ये सवाल कह रहा है कि 5 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5q माइनस 2q एंड प्लस 3q एंड माइनस 4q, 5 चार्जेस हैं और सिचुएटेड है शोन इन द फिगर। बात यह है कि आप ये देखो कि इस बंद सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है? 3 प्लस 5q, q एंड माइनस 2q। भाई गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है बताओ? गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर क्लोज सर्फेस, ओनली फॉर क्लोज सर्फेस, ओनली फॉर क्लोज सर्फेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, क्यू इन क्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यू इन क्लोज कितना हो जाएगा? प्लस 5q प्लस q एंड माइनस 2q। सबको आप ऐड कर दोगे बटे एप्सिलॉन नॉट। 5q प्लस q कितना हो जाएगा? 6q माइनस 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना? 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना? 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो जितने चार्जेस इनक्लोज्ड होते हैं वो सभी लेते हैं। समझ गए कि नहीं? है ना? एक बात देखो, प्लस 5q और q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं और माइनस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बताओ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गाइस ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 30i कैप मीटर स्क्वायर। अब एक बात समझो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एरिया वेक्टर किधर दे रखा है? 30i कैप मीटर स्क्वायर। अगर आई कैप नहीं देता ना तो भी तुम सॉल्व कर लेते हो वाईजेड प्लेन से। एक बात सुनो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस, वाईजेड प्लेन है तो एक्स एक्सिस और एक्जेड प्लेन है तो वाई एक्सिस। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन से, गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। वैल्यू रखो, आंसर आएगा। जल्दी रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर कितना है बेटा? 30i कैप मीटर स्क्वायर। अब एक बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट ये जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। तो 6 3 जा 180, यानी 180 हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट क्या होता है जानते हो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 180 आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 180 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने उसी तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और वापस से सेम मिल गया भाई सेम है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हो, ठीक है ना? माइनस क्यू है ना, अराउंड एन इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज वायर जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा है। तो इन्फाइनाइट वायर ले लो, ये क्या ले लो बेटा? इन्फाइनाइट वायर। इसमें चार्जेस इस तरीके से फैले हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है ना? जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। कोई माइनस क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्व कर रहा है। कोई माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है बेटा? इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस आ रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो एक बात मैं वापस से सेम बात बोलूंगा कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बटे के r।
और इसको बैलेंस कौन करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर से आर कटा तो यहाँ पर मिलेगा एम वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? क्यू लैम्डा बटे के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर पहले निकालो, क्यू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। तो वी कितना बेटा? अंडर रूट के अंदर क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब तुम्हारे ऑप्शन चेक करो तो बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन का टर्म में नहीं, के का टर्म में। किसके टर्म में? के का टर्म में। किसके टर्म में? के का टर्म में। तो के का टर्म में लाने के लिए क्या करोगे? 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आपको पता है ना, ये हो जाएगा 2q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। और बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। तो 2k q लैम्डा अपॉन में m। ये मिल गई वेलोसिटी। ये क्या मिला बेटा? वेलोसिटी। अब बात यहां पर ये कि आपको टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है बेटा? टाइम पीरियड होता है कितना है बताओ? टाइम पीरियड कितना होता है? तो t बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन में v। क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में v। बोलो हाँ है ना? तो 2 पाई आर कर दो और v कितना है? अंडर रूट के अंदर कितना है? 2k क्यू लैम्डा बाई एम, है ना? 2k क्यू लैम्डा बाई एम, 2k क्यू लैम्डा बाई एम। क्लियर है? ये एम ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई आर अंडर रूट के अंदर m अपॉन 2k क्यू लैम्डा, 2k क्यू लैम्डा। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो 2 पाई आर अंडर रूट के अंदर m बाई 2k क्यू लैम्डा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से। क्लियर है? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी। मतलब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्यू इनटू ई बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। सॉल्व किया तो ई क्या हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉल्व किया तो वी मिला। अच्छा, यहाँ पर जो वी है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी सवाल जो पिछला सवाल था उसमें काइनेटिक एनर्जी आर पे रिलेशन पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो टाइम पीरियड निकला 2 पाई आर बाई वी। मेरी बात समझे? जल्दी से इसको नोट करेंगे, 2 पाई आर बाई वी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। बात यहाँ पर यह ना कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब 0.1 ग्राम का मास है, वाटर मास, वो नीचे गिर रहा है। किधर गिर रहा है? नीचे। किधर गिर रहा है? नीचे। तो जब नीचे गिर रहा है तो ये सवाल में पूछा है कि कितना चार्ज उस पर दे दें ताकि वो क्या करे, मतलब वो गिरने से रुक जाए, कहीं बीच में रुक जाए। गिरने से क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक वाटर का छोटा सा ड्रॉपलेट बनाया। क्या बनाया? वाटर का छोटा सा ड्रॉपलेट बनाया। मेरी बात समझे कि नहीं? वाटर का छोटा सा ड्रॉपलेट बनाया, है ना? वाटर का छोटा सा ड्रॉपलेट बनाया। अब इसका मास m है, इस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, इस पर चार्ज q है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है गाइस? ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये नीचे ना गिरे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बोलो हाँ है ना? बोलो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम जी बराबर क्यू इन टू ई। एम जी बराबर क्यू इन टू ई। यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन में ई। मास कितना है बेटा सवाल में? मास कितना है? 0.1 ग्राम, यानी 10 की पावर -1 ग्राम। और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10 की पावर -3 kg। ऐसा यूनिट में बताना बहुत जरूरी है, याद रखना। जी की वैल्यू 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जी की वैल्यू में 10 ना लेकर के मैं लेता हूँ 9.8। कितना लूंगा? 9.8। और नीचे कितना जाएगा? 4.9 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये -4 है, ऊपर गया तो कितना? -9 हो जाएगा। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। देख लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बात यहाँ पर ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्यू बराबर mg कर दो। बस सॉल्व करने आना चाहिए। देखो मेंस में पूछे, नीट में आने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, बोलो है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको देखो। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, है ना, of charge density rho. The radius of its cylindrical volume is r. A charged particle q revolves around the cylinder in a circular path.
तो आपको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल में बोला है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। तो ये कैसा, ये लॉन्ग सिलेंडर है, ये थोड़ा मोड़ा सिलेंडर नहीं है, छोटा सा सिलेंडर नहीं है, बड़ा सा सिलेंडर है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये बड़ा सा सिलेंडर है। आओ इसको बड़ा सा सिलेंडर बनाते हैं पहले। ये ऐसा बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, बड़ा सा सिलेंडर मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे ये बड़ा सा मैंने सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है, बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। ये बड़ा सा क्या है, सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का मान लो रेडियस क्या है, आर है। सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर है। मेरी बात समझे। अब इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, बराबर। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कुछ मान लो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा होता है क्यू बाई एल। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल। लैम्डा इज अ क्यू बाई एल। लैम्डा इज अ क्यू बाई एल। तो यहाँ पे एक बात समझेंगे, मैंने लिखा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, है ना। तो यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है क्या, क्यू बाई वी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो बराबर क्यू बाई वी। तो क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल। इसका इस्तेमाल करेंगे, मेरी बात समझे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्यू बराबर मिल गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो लैम्डा, यहां पे लैम्डा की जगह रखो, तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाई एल। तो क्यू की जगह हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे के एल। तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर। लैम्डा क्या मिला, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भाई क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ई होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। पाई से पाई कटा, तो रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे ई मिला। अभी मैंने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर था। ये क्या है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, जिसमें मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी इस्तेमाल किया और किसका यूज किया, और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का भी यूज किया। मेरी बात समझे कि नहीं। अब एक बात समझेंगे, यहां पर जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर अगेन। तो यहां से आर आर कट जाएगा और एम वी स्क्वायर मिलेगा गाइस कितना, रो ई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो ई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि एम वी स्क्वायर की जगह रखोगे तो रो ई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, कितना हो जाएगा, रो ई आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा, देख पा रहे हो, रो ई आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देख लो, रो ई मतलब यहाँ पे चार्ज था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल क्या किया, देखो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इनके पूरे। तो यहाँ पर बस मैंने यूज किया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है क्यू बाई एल, और जो चार्ज है वो क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में यूज कर लिया ना। रो होता है क्यू बाई वी, रो क्या होता है, क्यू बाई वी, रो इज ए क्यू बाई वी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा रो इंटू वी, और वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो बस उसको रख के सॉल्व किया, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर मिला, और यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है इस सिलेंडर के अक्रॉस, मतलब सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अकेले नहीं आता, पेयर में आता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे पेयर में आएगा, रियल फोर्स के फॉर्म में। तो हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे रो आर स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो
इसमें बोला है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देना है। मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, विच इज अ माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज। इसको मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब ये सेपरेशन क्या है? d/2 मान लो, और ये d/2, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि सेपरेशन d है, दोनों एक, यानी कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है ना, ये डी सेपरेशन पे, पूरा डी सेपरेशन पे है, मतलब आधा d/2 हो गया, और दोनों का मास क्या है? m है। ध्यान से देख लो, सवाल में बोला है कि द चार्जेस हैव सेम मास m, इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, इट इज स्लाइटली डिस्प्ले रोटेट। इसको ना अगर आप क्या करोगे, रोटेट करोगे स्लाइटली, यानी हल्का सा थीटा एंगल पे इसको रोटेट कर दिया, हल्का सा थीटा एंगल पे स्लाइटली रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के बाद क्या होगा? रोटेशन के बाद क्या होगा? ये SHM करेगा। क्या करेगा? SHM। रोटेशन के बाद क्या, ये इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो क्या करेगा? SHM। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, है ना। तो आपको एक बात पता है, आपने पढ़ा है, टॉर्क होता है P sin थीटा। पढ़ा आपने? बोलो हाँ, है ना, क्लास 12th में पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल्स टू P sin थीटा, है ना। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये SHM की बात हो रही है, यहाँ पे माइनस P sin थीटा कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। कुछ तो बोल लो, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो यहाँ पे टाउ हो गया माइनस P इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 3। और एक रिलेशन पड़ा है, टॉर्क होता है आई अल्फा। टॉर्क क्या होता है बेटा? आई अल्फा। इसको हम बैलेंस करेंगे तो आई अल्फा हो जाएगा माइनस PE इंटू थीटा। तो अल्फा हो गया माइनस PE अपॉन आई इंटू थीटा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अल्फा बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के। तो ओमेगा आएगा गाइस अंडर रूट के अंदर PE अपॉन में आई। यानी मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात किया था, मुझे क्या निकालना था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अंडर रूट PE अपॉन में आई आ गया। अच्छा बेटा, यहाँ पे P क्या है? व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? Q इंटू डी। ये हो गया P। और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है? I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दो मासेस हैं, एक तो ये मास m d/2 डिस्टेंस पे, और ये m d/2 डिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं m इंटू d/2। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर ना। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m इंटू आर का स्क्वायर, है ना। तो m इंटू d/2 का स्क्वायर कर दिया प्लस m इंटू d/2 का स्क्वायर कर दिया। बोलो, तो m d स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू डी स्क्वायर बाई 4, यानी कि 2m d स्क्वायर अपॉन में 4, यानी एम डी स्क्वायर बाई 2। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बोलो एम डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सारे डेटा को इसमें रखने जा रहा हूं ओमेगा वाले वैल्यू में। अंडर रूट पी की जगह क्यू इंटू डी कर दिया, इंटू ई कर दिया, आई की जगह एम डी स्क्वायर बाई 2 कर दिया। तो अंडर रूट के अंदर डी से डी कटा तो 2QE अपॉन एम इंटू डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अंडर रूट 2QE बाई एम डी। आप अगर ऑप्शन में चेक करोगे बेटा तो अंडर रूट 2QE बाई एम डी इसमें है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देख पा रहे हो? ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2QE बाई एम डी इज अ करेक्ट आंसर। अंडर रूट के अंदर 2QE बाई एम डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? और ये इसका यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2QE बाई एम इंटू डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि अ चार्ज बॉल B hangs from a silk thread S which makes an angle theta, a large conducting sheet P, है ना, large conducting sheet P as shown in the figure, the surface charge density sigma of the sheet is। अब बात यहां पर यह है कि इस शीट की वजह से आपको बताना क्या है ना, यहाँ पे बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ये क्या है? इनफाइनाइट
प्लेन शीट है ना, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब एक बात को समझेंगे, मैं यही बता रहा हूं, मान लो इस रस्सी में टेंशन टी आएगा, है ना, रस्सी है तो टेंशन टी आएगा, इसका कंपोनेंट इधर, ये थीटा एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा एंड हियर इट इज टी साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो अगर इस चार्ज की मैं बात करूं तो इस पे फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई और नीचे लगेगा M इंटू जी, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं हम लोग टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई अपॉन में एम जी, क्लियर है। थर्ड बात, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आ रहा है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम रख देंगे इसको, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जी, यानी कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा, मेरी बात समझे, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा, दिस इज द आंसर, ठीक है। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा, ठीक है ना। मतलब ये रस्सी था, मतलब ये थ्रेड है, तो इस थ्रेड में भाई यहाँ पर अगर कोई चार्ज लटका हुआ है, मतलब कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्जन, तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन आएगा, इस थ्रेड में टेंशन आएगा, तो टी का कंपोनेंट क्या है, टी कॉस एंड हियर इट इज टी साइन, तो टी साइन को बैलेंस कौन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और टी कॉस को बैलेंस कौन किया, ग्रेविटी फोर्स, इनको बैलेंस किया, है ना, इक्वेशंस को, तो टैन थीटा आया क्यू बाई एम जी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मेरी बात समझ गए, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी डायपोल की वजह से आर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस, है ना भाई, पोटेंशियल जो होता है विच इज पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यानी पोटेंशियल जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एक्सियल लाइन, दो बातें सुन लो, फॉर एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, है ना, एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 डिग्री है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो पी कॉस 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यानी कि पी बाई और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, तो के पी बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सियल के लिए है। फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना 0, क्योंकि cos 90 होता है 0, cos 90 क्या हो जाता है 0, मेरी बात समझ रहे हो, cos 90 कितना हो जाता है 0, cos 90 कितना 0, क्लियर मेरी बात, cos 90 कितना 0। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई phi इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस बी, यहां पर पोटेंशियल दे रखा है वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो चार्ज डेंसिटी बताना है, कौन सा डेंसिटी बताना है, चार्ज डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहली बात आप ये समझेंगे, यहां पर फाई दे रखा है AR स्क्वायर प्लस बी, AR स्क्वायर प्लस बी, अब यहां पर AR स्क्वायर प्लस बी है, यानी ये पोटेंशियल है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी फाई बाई डी आर, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी आर ऑफ फाई की जगह कितना AR स्क्वायर प्लस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा माइनस AR स्क्वायर का हो जाएगा 2AR और बी का हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला माइनस 2AR, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला माइनस 2AR, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला माइनस 2AR, क्लियर है, बोलो हाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला माइनस 2AR। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया माइनस 2AR, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी। अब एक बात बताओ, गॉस लॉ यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, गॉस लॉ, है ना, तो फाई ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पे माइनस 2AR है, बोलो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा माइनस 8 पाई
ए आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज निकला। क्या निकला? चार्ज। मेरे को क्या चाहिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या चाहिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्फेरिकल बॉडी है ना? कौन सी बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी है, बोलो हाँ है ना? तो रो हो जाएगा क्यू बाई वी। तो चार्ज आएगा रो। रो कितना? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो? 4/3 बताओ। ठीक है, यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। ओके, आई हैव टू फाइंड रो ना। ठीक है ठीक है, हमें रो निकालना है। तो रो कितना हो जाएगा बताओ? चार्ज कितना बेटा? -8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर का क्यूब अपॉन वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कटा, 4 2 जा 8, यानी कि -6 ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख लो, यहां पर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात किया, यानी रो बराबर होता है क्यू बाई वी। रो क्या होता है? क्यू बाई वी। रो क्या होता है? क्यू बाई वी। ठीक है ना? तो हमें इस तरीके से, यानी कि पहली बात तो आपको आप पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने चार्ज निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है गॉस लॉ, फाई ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहां से चार्ज से फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मेंटेन एट द पोटेंशियल। एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू है, मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट और -4 वोल्ट। तो वर्क डन बताना है पी टू क्यू। तो भाई आपको वर्क बताना है पी टू क्यू 100 इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने में, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो? 100 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 100। तो वर्क डन क्या होता है? कितना हो जाएगा? जैसे पोटेंशियल V होता है W बाई डेल्टा क्यू, है ना? V को W बाई क्यू मान लो पहले तो W बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V। Q डेल्टा V, यानी कि P से Q जा रहे हो गाइस, तो Q कितना है? -100 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर P से Q गया तो VQ माइनस VP हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? VQ माइनस VP। VQ माइनस क्या हो जाएगा? VP। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? VQ माइनस क्या हो जाएगा? VP। क्लियर है? अब आगे समझेंगे। VQ माइनस VP हो गया, ठीक है? तो यहां पर ये E को रहने देता हूं। VQ कितना है? -4 है। VP कितना है? 10 है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 100 इंटू ई इंटू 14, समझ गया? इतना जूल होगा। अब हमें बस रख के इसको सॉल्व करना है। 100 का मतलब 10⁻² इंटू 14। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना? इतना कूलाम होता है। तो ये तो वैसे भी जूल में आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? किस में आ रहा है? जूल में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? जूल में आ रहा है। ओके, तो सुनो, तो ये हो गया 10⁻² इंटू 14 इंटू इतना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.24 इंटू 10⁻⁻ कितना? -16 जूल। कितना मिलेगा? है ना? 2.24 इंटू 10⁻⁻16 जूल। इस बात को ध्यान दिए कि नहीं तुम लोग? मैंने बोला यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। V इक्वल्स टू क्या होता है? W बाई क्यू। मेरी बात समझ रहे हो ना? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। तो W बराबर Q डेल्टा V होता है। वर्क डन क्या होता है? Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या? पोटेंशियल का डिफरेंस है। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये ठीक है, तो ये हो गया W बराबर Q डेल्टा V। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो प्लीज, ध्यान दो इसको। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच, है ना? ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो आपको पोटेंशियल बताना है बिगर ड्रॉप का। मतलब 64 ड्रॉप्स है। कितने ड्रॉप्स हैं? 64, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं? 64। सब मिलकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। करेक्ट है? इसका रेडियस कैपिटल आर मान लो, बाकी का स्मॉलर मान लो। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। V डैश यानी बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बराबर n की पावर 2/3 इंटू स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। ठीक है, n की वैल्यू कितना? 64 दे रखा है। 64 की पावर 2/3 इंटू V। तो 64 कितना बेटा? 4 का क्यूब कर दो, पावर में 2/3 इंटू V। 3 से 3 घटा, 4 4 जा 16 इंटू V। तो पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में?
10 मिली वोल्ट है। कितना मिली वोल्ट है? 10 मिली वोल्ट है। तो आंसर आएगा 160 मिली वोल्ट। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 160 मिली वोल्ट। यानी कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? n की पावर 2/3 इंटू वी। लगे हाथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। n नंबर ऑफ ड्रॉप से रिलेटेड और भी बातें पूछता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बोलेगा कि अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं तो रेडियाई यानी रेडियस, बड़े वाले का रेडियस छोटे वाले का n टाइम्स हो जाएगा, एक बात। दूसरा, जो बड़े वाले का जो चार्ज है q, छोटे वाले के सभी चार्जेस का n टाइम्स हो जाएगा। तीसरा है ना, अच्छा एक चीज गलत हो गया, जो रेडियस है ना वह n की पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ अब सही है, रेडियस जो है n की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा, चार्ज n की हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो v इंटू n की पावर 2/3। फोर्थ हो जाएगा c डैश बराबर c n की पावर 1/3। फिफ्थ हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी वो कितना हो जाएगा? c मतलब u n की पावर 5/3। देख लो ये 5 डेटा आपको याद होना चाहिए। यानी कि n नंबर ऑफ ड्रॉप मिलकर के अगर एक बिगर ड्रॉप बनाता है तो रेडियस जो हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू आर, चार्ज n क्यू, पोटेंशियल v इंटू n की पावर 2/3, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? c n की पावर 1/3 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? n की पावर 5/3 इंटू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियाई क्या है? r1 है। इसका रेडियाई क्या है? r1 है। जिसका कैपेसिटेंस क्या है? c1। फिर बोला है ये n टाइम्स है किसी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के, मतलब अगर एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इस तरीके से बना दिया जाए, मेरी बात समझ रहे हो? अंदर वाले का रेडियाई क्या है? r1 और बाहर वाले का r2, और बाहर वाले को करना है ग्राउंडेड। क्या करना है? ग्राउंडेड। ठीक है, तो इसका है c2। बेटा इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बटे के r2 माइनस r1। ये आपको याद रखना है, देख लो। तो बोला है कि जो c1 है, जो c1 है वो n टाइम c2 है, n टाइम c2 दिया हुआ है। तो r2 बाई r1 बताना है। क्या बताना है? r2 बाई r1। ठीक है ना, ध्यान से देखो। मैंने कहा पहले वाली की वजह से c1 कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, और c2 कितना है? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बटे r2 माइनस r1। r2 क्यों? पहले क्योंकि r2 ज्यादा है। तो c1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इज इक्वल टू n टाइम्स c2 कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1। क्लियर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो r2 माइनस r1 इंटू r1 अपॉन में r1 इंटू r2 इज इक्वल टू n कर दिया। क्या कर दिया? n कर दिया। यहां से r1 कैंसिल हो गया, तो r2 बाई r2 माइनस r1 बाई r2 इज इक्वल टू n। इसको मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट में, ये इधर आएगा तो 1 माइनस n, ठीक है ना। 1 माइनस n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन r1 है, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2 बटे r2 माइनस r1 हो गया। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन कट गया, तो यहाँ पे एक बार वापस से लिखता हूँ, r1 इज इक्वल्स टू n r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1। कोई दिक्कत नहीं है, r1 से r1 कट गया। ठीक है, यहाँ पे आया सेम r2 माइनस r1 है ना, r2 माइनस r1 अपॉन में r2 इज इक्वल्स टू n। तो r2 माइनस r1 बराबर n r2 हो जाएगा। इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, तो r2 1 माइनस n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r1। करेक्ट है। तो यहाँ पे r2 कितना मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे NC1 है, C2 बराबर NC1 अपने को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा ये गलत आएगा। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से समझो इसको। मैंने कहा कि यहाँ पर C2 बराबर NC1 करोगे। क्या करोगे? NC1। अच्छा, यहाँ पर C2 कितना है?
तो C2 है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 बराबर n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे R1 से R1 भी कट गया, 1/n को नीचे ला रहा हूँ, n को नीचे लाया और उसको इधर भेजा राइट में, तो R2 माइनस R1 बटे के R2, यानी कि ये हो जाएगा 1/n बराबर 1 माइनस R1 बटे के R2। तो यहाँ पे R1 बटे R2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/n, यानी कि n माइनस 1/n हो जाएगा, यानी कि R2 बाई R1 हो जाएगा n बटे के n माइनस 1। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। R2 बाई R1 क्या हो जाएगा n बाई n माइनस n अपॉन में n माइनस 1। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आपको मेन जो समझना है इसमें वो ये समझना है कि कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल बॉडी की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अगर बाहर वाला अर्थेड है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस है ना, इनक्लोजिंग अ पॉजिटिव प्लेट। अब एक बात समझेंगे भाई, गॉस लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे है ना, फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन। बताओ, इतना आसान सा सवाल है, फ्लक्स क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम एक बात पढ़ते हैं कैपेसिटेंस रिलेटेड, सी होता है क्यू बाई वी। सी क्या होता है, क्यू बाई वी, यानी कि आई कैन राइट क्यू बराबर सी इंटू वी। मेरी बात समझ रहे हो। अब क्यू बराबर सी भी इसमें रख दोगे तो फाई कितना आएगा, सी वी बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना आएगा, सी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, फाई कितना हो जाएगा, सी वी बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विल बी। अब एक बात देखो, अब मुझे बताओ कि आपको सीरीज पैरेलल आता है, बताओ सीरीज पैरेलल आता है कि नहीं, आपको आता है कि नहीं। सीरीज में फॉर्मूला बताओ, सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का क्या होता है बताओ। सीरीज में होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में क्या होता है बताओ, पैरेलल में डायरेक्ट होता है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट। इस सवाल में देखो कैसे करोगे, डायरेक्ट कर दोगे भाई। 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। मेरी बात समझे कि नहीं, अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड बेटा, कितना हो जाएगा ये 6 माइक्रोफैरेड। और ये कितना होगा बेटा 4 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है बेटा 3 माइक्रोफैरेड। मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान से देखो प्लीज। और यहाँ पर ये क्या है, बैटरी लगा है 10 वोल्ट की। ठीक है, मुझे ना इस सवाल में बताना है कि 4 माइक्रोफैरेड है ना, कितना माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। समझ रहे हो ना, 4 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। आओ देखो, पहले एक बात समझो, यहां पर ना 4 और 6 किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। थोड़ा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करो फिर, 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6। बोलो हाँ है ना, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 और 6 का 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 है ना, तो 3 प्लस 2 5/12। बोलो हाँ है ना, तो बेटा C इक्विवेलेंट कितना आया 2.4 माइक्रोफैरेड, इतना आएगा। यानी कि 4 और 6 जो आप देख पा रहे हो बेटा, इसको तुम ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से। ये कितना है बेटा 2.4 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड। बोलो हाँ है ना, और ये कितना है बेटा 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है। बोलो हाँ है ना, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है। तो अब देखो पैरेलल के अक्रॉस क्या सेम होता है, पैरेलल के अक्रॉस क्या सेम होता है, पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज सेम है ना। तो 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और 2.4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो क्या तुम अब इसमें चार्ज नहीं निकाल पाओगे, बताओ। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यानी क्यू कितना हो जाएगा CV, यानी 2.4 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज हो गया 10, 24 माइक्रोकुलम आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 माइक्रोकुलम 2.4 माइक्रोफैरेड में फ्लो करेगा, यानी कि 4 और 6 में फ्लो करेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24 माइक्रोकुलम। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो। बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताओ।
देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? तो एक बात बताओ, ये 2 और 2 किस में होंगे? ये 2 और 2 बताओ, ये 2 और 2 किस में है भाई? इसमें से जो चार्ज पास करेगा इन दोनों में तो सेम जाएगा ना। 2 और 2 किस में? सीरीज में है। किस में है? तो सीरीज का क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/2 + 1/2 यानी 1 आएगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? बोलो। 2 और 2 किस में बेटा? सीरीज में है, यानी 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी 2/2। कितना आ गया? 1। यानी C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। देख लो, समझे? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? 1। अब ये 1 और 1 किस में होंगे? पैरेलल में। किस में हो जाएंगे? पैरेलल। तो पैरेलल करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इन सबका सम यहां पे अब आ गया ऐसा, ये 2। अब ये 2 और 2 किस में हो गए? ये 2 और 2 सीरीज में। किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? इनका 1 आएगा। कैसे? सी इक्विवेलेंट देखो, अगेन वही चीज, इसमें करने की जरूरत क्या है? फिर से तो वही है, ये 2 और 2 सीरीज में है तो 1 आएगा, है ना। यानी कि डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हो? और ये 2 और 2 किसमें? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट जोड़ना है। क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ना है। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 2 और ये 1 है और ये C है, देख पा रहे हो? अब ये 2 4 किसमें बेटा? 2 और 4 किसमें है? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा गाइस? 1/2 + 1/4 यानी 4 2 कैल्सियम 4 यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा? 4/3। बोलो हाँ है ना। 4/3 माइक्रोफैराड इसका आया। अब यहां पे 4/3 आया। अब देखो हम आंसर के करीब जा रहे हैं। यहां पे 4/3 आया, यहां पे 4/3 माइक्रोफैराड आया और यहां पे कितना है बच्चों? 1 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो 4/3 और 1 किसमें? पैरेलल में। इनको जोड़ो, कितना जाएगा? 7/3। बोलो हाँ है ना। कितना आ जाएगा इन दोनों का? 7/3। 7/3 और ये क्या है? C है। बोलो हाँ है ना। अब इसका इक्विवेलेंट कितना है? 0.5 यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? हाफ है, हाफ माइक्रोफैराड। C डैश कितना है? हाफ माइक्रोफैराड। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि 1/C डैश बराबर 1/C + 7/3। C डैश कितना है बेटा? 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। अब मेरे को C चाहिए 3/7। 1/C = 2 - 3/7। तो 1/C = कितना? 14 - 3 11/7 यानी कि C कितना? 7/11 माइक्रोफैराड। यानी कि 7/11 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? 7/11 माइक्रोफैराड इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेम है लेकिन ये उससे भी आसान है। देखो यहां पर कैसे समझोगे सर? यहां पे देखो 2 और 4 किस में है? पैरेलल में। दिख रहा है? 2 और 4 किस में बेटा? पैरेलल में। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। बोलो। और वो भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे करो, 2 5 किस में है? 2 और 5 पैरेलल। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। मेरी बात समझ रहे हो? फिर आप इनका पैरेलल करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलो पैरेलल करो। 2 4 क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पे 2 4 का पैरेलल यहीं पे कर लो, बताओ। मैं इसको यहां बनाता हूं ऐसे। ऐसा देख रहे हो? ठीक है। 2 और 4 का पैरेलल क्या हो जाएगा? बताओ। 6 हो जाएगा, हाँ है ना। क्या हो जाएगा? 2 और 4 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 6। यानी मैं यहां बना दूं 6 माइक्रोफैरड। यहां पे कितना था? 2 माइक्रोफैरड। और यहां पे कितना है?
5 माइक्रोफैरड। बोलो हाँ है ना, सही है। और यहाँ पे भी कितना है बेटा 5 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे कितना है 6 माइक्रोफैरड। बोलो हाँ है ना। और ये ए पॉइंट था एंड दैट वाज लाइक बी पॉइंट। अब 2 और 6 किस में है, 2 और 6 किस में है, 2 और 6 देखो ना, 2 और 6, 2 और 6 बताओ, 2 और 6 बताओ। हाँ देखो प्लीज ध्यान दो इधर, मैंने बोला कि 2 और 4 किस में है, पैरेलल में, किस में है, पैरेलल। तो कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे 2 और 5 किस में है, ये भी पैरेलल में है। 2 + 5 कितना 7, देख रहे हो 2 5 पैरेलल में है, कितना आएगा 7, और 7 और 5 भी किस में होंगे, पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 12। मेरी बात समझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, और अगेन फिर से 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये तीनों किसमें होंगे, अब सीरीज में, किसमें होंगे, सीरीज में। ध्यान दो प्लीज, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/6, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा प्लस 1/12, यानी 1/3 प्लस 1/12। 3 और 12 का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा, तो 1 + 4 यानी 5/12, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/5। ये कितना 2.4, 2.4 क्या माइक्रोफैरड, 2.4 माइक्रोफैरड आंसर आएगा, देख लो। अरे यहां पे 2 4 पैरेलल में था और 2 5 पैरेलल में था, तो 7 हो गया, 7 5 पैरेलल में है तो 12 हो गया, 12 6 और ये 6 तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, किसमें हो गए, सीरीज में, किसमें हो गए, सीरीज में। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना, किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, 2.4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देख लो इसको। A capacitor C is fully charged with voltage V0. After disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C/2. देखो ये सवाल आसान है, इसमें सिर्फ एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो, हाफ C1 C2 बटे के C1 + C2, तो C1 कितना है यहाँ पे, एक C है, दूसरा C/2 है, और C + C/2 3C/2, और V1 कितना है V0 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा U कितना हो जाएगा बताएंगे, ये कितना होगा C², C से C कटा तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो C/6 V0 का स्क्वायर, यानी कि CV0 स्क्वायर बटे के 6। दिस इज द आंसर। सिर्फ इसमें एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगेगा, हाफ C1 C2 बटे C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, बस इतना कर दोगे तो सफिशियंट है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये देखो, एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी K1 इंटर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, इसमें प्लस मान लो एक तरफ और एक तरफ माइनस मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये v1 वेलोसिटी से कुछ α1 एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, और यहां से v2 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो v1 का पहले कंपोनेंट इधर कर लो, प्रोजेक्टाइल में तो अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, v1 cos α, v1 sin α, और v2 का कंपोनेंट इधर किया, v2 cos बीटा और v2 sin बीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि v1 cos α हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इक्वल रहेंगे गाइस, v2 cos बीटा ये, तो v1 बटे v2 कितना आ जाएगा, cos बीटा बटे cos अल्फा, दिस वन, ये हो जाएगा। ठीक है ना, v1/v2 क्या आएगा, cos बीटा बटे cos अल्फा। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो की बात किया तो K1/K2 कितना हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर अपॉन हाफ mv2 का स्क्वायर, m/2 कट गया, तो v1/v2 कितना आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज द आंसर। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा बटे के कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? बस आपको ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इक्वल होगा v1 cos अल्फा बराबर v1 cos बीटा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर बटे हाफ एम v2 स्क्वायर। सॉल्व किया तो cos स्क्वायर बीटा बटे cos स्क्वायर अल्फा आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है ना, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो, अगर मैं कोई स्फेरिकल शेल की बात करता हूँ, इसकी बात करूँ स्फेरिकल शेल की, तो स्फेरिकल शेल के केस में अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन एक रिलेशन हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर, तो डीवी हो जाएगा माइनस ई डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यानी बात ये है बेटा कि अंदर में, यानी कि सरफेस, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल थ्रू आउट दी सरफेस कांस्टेंट हो जाएगा। इन तीनों डायग्राम में सी ऑप्शन में जो है पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, डी ऑप्शन में भी है, बट उसके बाद जो पोटेंशियल हो जाएगा आउटसाइड के लिए वो हो जाएगा कितना, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि V इक्वल्स टू क्यू बाई के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जिसकी वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया फ्रॉम दिस रिलेशन इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर। तो सॉल्व किया तो हमें ये रिलेशन मिल गया। समझ गए? तो ये डायग्राम आपको याद रखना है किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर मेरी बात? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2025 में पूछा हुआ है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of area A and separation D between the plates if E is the electric field and epsilon naught is a permittivity। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी U क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और गाइज यहाँ पे C क्या होता है, epsilon naught A by D, और V क्या पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमें पता है V by D, तो V की जगह रख दो E D, यानी E स्क्वायर D स्क्वायर हो गया, यानी U कितना हो जाएगा, हाफ epsilon naught A ई स्क्वायर डी स्क्वायर बैठे के डी, डी से डी स्क्वायर कटेगा तो यू कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी बाई टू, दिस इज द आंसर। एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी बाई टू, दिस इज द आंसर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कि कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। समझ रहे? एक तरीके का वो फॉर्मूला ही था। क्लियर है? नेक्स्ट दिस वन, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड thin sheet are placed as shown in the figure. The magnitude of electric field at a point P is x sigma by epsilon naught। तो पॉइंट P की मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो r पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, r पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली। ठीक है, एक बात समझेंगे, मेरे को निकालना है पॉइंट P पर, पॉइंट P पर, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वहां पर अपनी मर्जी से प्लस क्यू नॉट ट्रेस चार्ज रख देंगे। शुरू के वीडियो के शुरू में ही मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था ये बात। तो माइनस सिग्मा इसको अट्रैक्ट करेगा, -2 सिग्मा भी अट्रैक्ट करेगा, और सिग्मा क्या करेगा, रिपेल करेगा। वाह क्या बात है, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लेफ्ट में ही होगा सबका, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अब प्लस सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना है ना, ये हो जाएगा, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और 4 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा 2 2 जा 4 2 सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, यानी कि ये कंपेयर करना था एक्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से गाइस, तो यहाँ पे एक्स कितना आता है 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द आंसर। तो x बराबर 2 यहाँ पर सॉल्व करके आता है बराबर। तो ये थे सारे क्वेश्चन, ये थे पूरे 30 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं। करेक्ट है? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। बोला कि अ सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ N1 कैपेसिटर। ओके, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज ध्यान दो। A series combination of a N1 capacitor each of value C1 है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में N1 कैपेसिटर कनेक्टेड है।
ठीक है, कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, N1, समझ पा रहे हो। और तो यहां पर अगर मैं बात करूं यू सीरीज, तो हाफ सी एस इंटू 4 वोल्ट का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, तो यूएस कितना हो जाएगा, सी एस, यहाँ पे सी एस क्या बच्चे, तो यहां पर 1/c इक्विवेलेंट की मैं बात कर रहा हूं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट n टाइम्स, यानी n1/c1 कर दिया, तो cs हो गया c1/n1, ठीक है। तो हाफ c1/n1 इंटू 16, ये पहली बात है। दूसरा पैरेलल की मैं बात कर रहा हूं, पैरेलल में क्या हो जाएगा, हाफ cp, यानी कि cp क्या हो जाएगा, n2c2 इंटू दूसरा क्या है, v वोल्ट का मतलब v का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 16 v का स्क्वायर है और यहाँ पे v का स्क्वायर है। अब ये दोनों को आप बैलेंस करोगे, यूएस बराबर यूपी करोगे, तो बेटा यूएस क्या आ जाएगा, c1 16 v स्क्वायर बाई 2 n1 n2, ठीक है, n2 c2 v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर 2 2 कटा, तो n1 n2 ठीक है ना, n1 n2 इंटू c2 बराबर 16 c1 मिलेगा, यानी c2 कितना हो जाएगा गाइस, 16 c1 बाई n1 इंटू n2, c2 कितना आया, 16 c1 अपॉन में n1 इंटू n2। इस तरीके के प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस रहेंगे आपके रीनीट में, ठीक है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, मैंने 30 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं वो कैपेसिटर के हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। सारे क्वेश्चंस को आप बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब मैं आगे लेकर के आऊँगा मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया और AC EMI EMW, इन पे भी हम शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियोज़ लेकर के आएंगे जिसमें मैं 30 to 50 MCQs करवाऊँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।